ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इन दोनों की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए यानी। अब सपोज करें हमारे पास एक लैंग्वेज है एल के नाम से और उसमें हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं ए एंड बी। ये उसका हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसमें कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास कि इसमें वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए जिनके अंदर डबल ए आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या इस तरह के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी है और उसके ऊपर हमारे पास क्लीन स्टार है। तो इट मीन्स कि इसमें से एज मैनी करेक्टर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एट मिनिमम आप इसकी इटरेशन 0 करके कोई करेक्टर भी नहीं सिलेक्ट कर सकते या कोई इनपुट सिंबल नहीं सिलेक्ट कर सकते। मैं सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ से बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो डबल ए है ये तो हर सूरत में हमारे पास आना ही आना है और इसी तरह हम यहाँ से भी एज मैनी नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ से ए बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सपोज किया कि इसको मैं 2 टाइम्स चलाता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो डबल ए है वो इस स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ए बी क्या ये एक्सेप्ट हो रही है। देखें यहाँ पर ए तो 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन ये डबल ए नहीं है। डबल ए मीन्स कंसेक्टिव ए। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। तो जब मैं इसको फर्स्ट टाइम चलाता हूँ ए प्लस बी और इसके ऊपर ये क्लीन स्टार, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को दोबारा चला के मैं बी ले लेता हूँ। फिर इसी को दोबारा चला के ए हम सिलेक्ट करते हैं और फिर बी सिलेक्ट करते हैं। हम इसी आइट्रेशन के अंदर रह रहे हैं, मतलब यहाँ से हम आगे डबल ए तक तो पहुंच ही नहीं रहे। जब हम डबल ए तक नहीं पहुंच रहे तो इट मीन्स कि हमारी ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब यहाँ पे हमारे पास इसका एफ ए है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमने स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करवाई है, क्या ये एफ ए भी इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग थी वो क्या थी, बी ट्रिपल ए बी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये स्टार्ट स्टेट है। यहाँ से हम पहले बी इनपुट लेते हैं तो ये हमारे पास ये आइट्रेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ए जो है वो 3 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ए, उसके बाद ये सेकंड ए और फिर ये थर्ड ए। 3 टाइम्स हमारे पास ए आ गया और उसके बाद फिर हमारे पास इनपुट सिंबल कौन सा है या इनपुट अल्फाबेट कौन सा है, बी। तो वो बी हमारे पास, फिर दोबारा ये इटरेशन चलेगी तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि ये जो बी ट्रिपल ए बी है ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ए बी एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले करेक्टर से। हमारे पास पहला करेक्टर क्या है, या इनपुट सिंबल ए। उसके बाद बी पे हम यहाँ पे आ गए, फिर हमारे पास ए है और दोबारा फोर्थ टाइम हमारे पास बी है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे ही रह रहे हैं। एक्सेप्ट होने के लिए जरूरी है कि स्ट्रिंग जो है आपकी फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट हो। ये स्ट्रिंग हमारे पास फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट नहीं हो रही, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं इवन इवन लैंग्वेज। इवन इवन लैंग्वेज में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी इनपुट सिंबल्स होते हैं, अगर तो वो स्ट्रिंग के अंदर आकर हो रहे हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें उनकी जो अपीयरेंस है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं, 2, ए एंड बी। तो इसका मतलब है जब भी किसी स्ट्रिंग में ए आएगा तो वो इवन टाइम्स आएगा, मतलब 0 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड अप टू सो ऑन। और ये केस जो है ये बी के साथ भी होगा। तो ये हमारे पास उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ। अब ये क्लीन स्टार है। क्लीन स्टार किसका, इस तमाम चीज का, ये तमाम जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है इसका ये यहां तक क्लीन स्टार है। इसके ऊपर हमने ये स्टेरिक लगाया है। अब स्टेरिक की अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 0 कर दूं तो हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी जो है वो भी एक्सेप्ट हो रही है। और एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक इवन इवन है, क्यों, उसके अंदर ए भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है और बी भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। क्यों, ए की भी अपीयरेंस जो है वो 0 टाइम्स है और बी की भी 0 टाइम्स है और 0 जो है उसको इवन नंबर कंसिडर किया जाता है। तो अब ये तो हो गया जब आइट्रेशन हमारे पास क्लीन स्टार की 0 थी,
या उसकी वैल्यू 0 थी। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू का कर देते हैं 1। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब हमारे पास ये तो एक चीज हो गई, ये एक हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन है, जबकि दरमियान में हमारे पास और ऑपरेटर है। इट मीन्स कि हम डबल ए या डबल बी या इस तमाम में से एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज डबल ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब चूंकि एक ही आइट्रेशन थी तो हमारे पास और तो कुछ नहीं आएगा। अब डबल ए जो है ये हमारे पास इवन इवन है। मैं एक आइट्रेशन, अब मैं दोबारा इसको अब मैं दोबारा इसको वन टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ से डबल बी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो डबल बी भी हमारे पास इवन इवन है। अब डबल बी में देखें बी 2 टाइम्स आ रहा है, इवन है। ए 0 टाइम्स आ रहा है, इवन है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको वन टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाला जो हमारा एक सब उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कह लें, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें हमारे पास ए बी प्लस बी ए, इनमें से कोई एक चीज सिलेक्ट होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ए बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसमें हमारे पास डबल ए या डबल बी है, प्लस ऑपरेटर है ना। अब यहाँ से मैं डबल बी सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर दोबारा इधर से मैं ए बी और प्लस बी ए, इसमें से कोई एक मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं बी ए सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो ए जो है ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और बी भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इसको आप जितनी दफा भी एग्जीक्यूट करेंगे, चले मैंने 2 टाइम्स एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट टाइम मैंने इसी को सिलेक्ट किया, सेकंड टाइम फॉर एग्जांपल मैंने डबल ए को सिलेक्ट कर लिया, तो आगे यहाँ पे डबल ए आ गया। अब अगेन ये जो ए है ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हो रहा है और बी भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हो रहा है। तो ये हमारे पास ये जो आ रही है ये हमारे पास इवन इवन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारा एफ ए है क्या ये भी इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं डबल ए की। अब डबल ए में हमारे पास क्या है, अच्छा एक चीज नोट करें, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। इट मीन्स कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी। डबल ए की बात करते हैं, तो डबल ए में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस बात को फॉलो करेंगे नंबर 1, और नंबर 2 सेकंड आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और सेकंड ए को आप यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए दोबारा इस स्टेट पे आ जाएंगे, और ये हमारे पास फाइनल स्टेट भी है। तो इसका मतलब है कि जो डबल ए वाली स्ट्रिंग है हमारी वो एक्सेप्ट हो रही है। डबल बी की बात करें तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट आप यहाँ पे आएंगे 3 नंबर वाली स्टेट पे, और उसके बाद आप ये सेकंड पे आप इस ट्रांजिशन को फॉलो करते हुए दोबारा आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो हमारे पास हो गई डबल ए और डबल बी। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारी जो थर्ड स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये इस एफ से एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए है ये वाला, हम यहाँ पे आ गए। फिर हमारे पास क्या है, बी, बी से हम कहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए इस बी से। फिर हमारे पास एक और बी है, हम यहाँ पहुंच गए। उसके बाद दोबारा बी आ गया, फिर ये आइट्रेशन चलेगी, आइट्रेशन मीन्स ट्रांजिशन, और उसके बाद फिर ये बी है, हम इस ट्रांजिशन के थ्रू स्टेट 2 पे आ गए। फिर हमारे पास 3 टाइम्स ए है, हम इधर आए, फिर ये वाला ए आ गया, हम दोबारा यहाँ पे आ गए, और इस फाइनल ए से हम इस स्टेट पे पहुंच गए। अब ये हमारी फाइनल स्टेट है, तो इट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग जो है जो कि इस आर से एक्सेप्ट हो रही थी वो इस एफ ए से भी एक्सेप्ट हो रही है। इट मीन्स कि ये जो एफ है हमारे पास ये इवन इवन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हम इसके एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें हमारे पास 2 अल्फाबेट्स हैं ए एंड बी। हमारे पास इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, कंटेनिंग डबल ए, यानी लैंग्वेज के अंदर वही स्ट्रिंग्स होनी चाहिए जिसके अंदर डबल ए आए। इसकी पहले हमने डीएफए वाली एग्जांपल भी देखी है। अब हम इसकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वाली एग्जांपल देखते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। हाँ, जो हमारे पास इसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, अब वो कैसे बनेगा, हमारे पास उसी तरह एक इनिशियल स्टेट आ गई, फिर हमने यहाँ से ए और बी, जब हम ए और बी इनपुट लेंगे तो हम इसी स्टेट के ऊपर ही पहुंचेंगे। फिर हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के मुतालिक कहा था कि इसमें एक इनपुट के अगेंस्ट मल्टीपल ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ए के अगेंस्ट एक ट्रांजिशन ये की है और एक ट्रांजिशन ये की है। फिर इसी तरह चूंकि हमने डबल एक्सेप्ट करना है तो दोबारा एक सेकंड एक्सेप्ट करवाते हुए हम फाइनल स्टेट तक गए हैं।
और यहाँ पे फिर हमने ए और बी का लूप लगाया है ताकि हम इस क्लीन स्टार को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये जो क्लीन स्टार है ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस ए बी के थ्रू। तो अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास बी ए और बी डबल ए बी, क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले इसको अरेज कर लेते हैं सबको। सबसे पहले हमारे पास बी आया तो ये इटरेशन चली, उसके बाद ए है। अब ए में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम इस इटरेशन को भी फॉलो कर सकते हैं और ये इस लूप को भी फॉलो कर सकते हैं। हम इस लूप को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम आ गए, बी हमारे पास आ गया, उस बी को भी हम इसी लूप के थ्रू ट्रेवर्स करते हैं। और फिर हमारे पास डबल ए है, एक ये ए हो गया और एक ये ए हो गया। और उसके बाद जो बी है हमारे पास वो इस लूप के थ्रू हम उसको ट्रेवर्स करते हैं और ये हम फाइनल स्टेट तक पहुंच गए हैं। एक चीज नोट करें कि आप इस तमाम स्ट्रिंग को इस लूप के थ्रू या इस ट्रांजिशन के थ्रू भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी क्योंकि इसका मिनिमम एक ट्रेवर्सल जो है वो फाइनल स्टेट के ऊपर एंड हो रहा है। नेक्स्ट हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटिक की एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास एक मेज गेम है। मेज गेम क्या होती है, अक्सर आप लोगों ने ये गेम खेली होगी जिसमें आपने एक पाथ फाइंड करना होता है किसी इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए। ये इसकी अगर आप कुछ शेप की बात करें तो नॉर्मली ये कुछ ऐसे होती है, ये इस तरह के आपके पास पाथ्स होते हैं, ये यहाँ तक। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ से फॉलो करें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पाथ पे आएंगे। यहाँ से आते हुए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ से आप आगे ब्लॉक हो गए, कहीं नहीं जा सकते। तो ये जो पाथ फाइंडिंग वाली गेम होती है ये हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास ये जो बॉक्सेस हैं जिनको हमने एल एम एन ओ और पी से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास ब्लॉक्स हैं। मतलब यहाँ पे जब आप इन बॉक्सेस के अंदर स्टेप इन कर जाएंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, आप आगे कहीं मूव नहीं कर सकते। मतलब आप इन बॉक्सेस में मूव तो कर सकते हैं, इनसे आगे कहीं मूव नहीं कर सकते। और बाकी जो बॉक्सेस हैं वहां पे आप उस बॉक्स के अंदर भी मूव कर सकते हैं और उसे आउट भी मूव कर सकते हैं। आप 1 से 2 में भी जा सकते हैं, 2 से अगेन 1 में भी जा सकते हैं। अब इस गेम में करना क्या है हमने, कि हमने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचना है और हमने एनालिसिस ये करना है कि मिनिमम कितने स्टेप्स में हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। अब उसमें क्या हमारे पास, ये इस बॉक्स से इस बॉक्स पर जंप करना, ये हमारे पास एक स्टेप है। इस तरह जब मैं 1 से 2 में पहुंचूंगा तो ये एक स्टेप हो गया। यानी इनिशियल स्टेट से स्टेट 2 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने स्टेप लेने पड़े, 2 स्टेप्स लेने पड़े। और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जो मूव करना है उसको हम किससे मॉडल करेंगे, एक ट्रांजिशन की मदद से। और जो हमारे पास ट्रांजिशन होती है वो हमेशा किसी अल्फाबेट के इनपुट करने पर होती है। तो हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो अल्फाबेट है वो क्या है, ए। जैसे ही हमारे पास एक अल्फाबेट ए जो है वो एज ए इनपुट आएगा तो हम एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मूव कर जाएंगे, यानी ये एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ट्रांजिशन हो जाएगी। इसका ये भी मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स जितनी होंगी वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब यहाँ पे हमने इसको एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से मॉडल किया है। इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रही हैं। ठीक है, तो हमने देखना ये है कि मिनिमम कितने स्टेप्स में हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हैं। अब हमने ये एनालिसिस करना है। तो हमारे पास क्या है, ये स्टार्ट स्टेट है। वहां से जब हमने एक इनपुट लिया तो हम एक स्टेप यहाँ मूव कर गए बॉक्स 1 के अंदर, तो ये हमारे पास ये स्टेप आ गया, ये ट्रांजिशन आ गई। यहाँ से जब हम 2 में मूव करेंगे तो हमारे पास ये ट्रांजिशन आ गई। मैं सपोज करता हूँ यहाँ से हम 3 में मूव करते हैं, तो इधर से हमने क्या किया, एक इनपुट लेके हम 3 में मूव कर गए। अब 3 से दोबारा हम क्या करते हैं, आगे तो ये ब्लॉक है तो दोबारा हम 2 में आते हैं, फिर इनपुट ए लेकर हम दोबारा 2 में आ गए और 2 से हम इनपुट लेके 5 में आ गए और ये हमारे पास 5 वाली ट्रांजिशन आ गई। फिर 7 और 9 वाली ट्रांजिशन आई, तो हम क्या करते हैं, ये 7 और ये 9 वाली ट्रांजिशन, और यहाँ से हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए। तो ये तो एक पाथ हमने फॉलो किया है। हम 1 से 2 में आए, 2 से 3 में, 3 से दोबारा 2 में, और फिर हमने ये 5, 7, 9 और फिर फाइनल स्टेट, ये पाथ हमने फॉलो किया है। लेकिन इसमें हमारे पास कितने स्टेप हुए, 1, 2, 3 और ये जब हम वापस आए थे 4,
5, 6, 7, 8 स्टेप्स हुए। हमने फाइंड आउट करना कि मिनिमम कितने स्टेप्स में हम फाइनल स्टेट तक पहुंचते हैं। तो वो हमारे पास कितने होंगे? हमारे पास वो ये स्टेट होगी, 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो वो हमारे पास जो इनपुट उसकी क्या बनेगी? ये, यानी 6 स्टेप्स जो हैं वो मिनिमम स्टेप्स हैं जिनमें हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं। और वो कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक गेम जो है उसका बिहेवियर, ना सिर्फ उसका बिहेवियर हमने मॉडल किया, बल्कि हमने उसका किसी हद तक एनालिसिस भी परफॉर्म किया कि मिनिमम कितने स्टेप्स में आप एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास एक वेंडिंग मशीन है। वेंडिंग मशीन आप जानते हैं कि हमारे पास ये वो मशीन्स होती हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्पेंस करती हैं। आप इनके अंदर जो जितनी भी मिनिमम अमाउंट किसी प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो प्राइस आप एंटर करते हैं और वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपको डिस्पेंस कर दी जाती है। अब हम उसी वेंडिंग मशीन की एक एग्जांपल देख रहे हैं। अब ये जो मशीन है ये हमारे पास क्या करती है? सोडा डिस्पेंस करती है, सोडा बॉटल्स, यानी कोई कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास। और ये जो करेंसी एक्सेप्ट करती है, जो अमाउंट एक्सेप्ट करती है, या दूसरे लफ्जों में ये जो टोकन एक्सेप्ट करती है, वो दो तरह की हैं। एक $1 के और $0.25 के। अब जो सोडा बॉटल्स हैं उनकी जो प्राइस है वो कितनी है? $1.25। इसका मतलब है कि मशीन उसी वक्त सोडा बॉटल डिस्पेंस करेगी जब मिनिमम उसके पास $1.25 रिसीव हो जाते हैं। जब इतनी अमाउंट हो जाएगी तो मशीन अलाउ करती है यूजर को कि वो अपनी मर्जी का फ्लेवर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। फिर हमारे पास क्या है? सेल्फ लूप है, रिप्रेजेंट्स इग्नोर्ड इनपुट। ये हम जब डायग्राम की बात करेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि किसी भी स्टेट के ऊपर जब कोई सेल्फ लूप आ जाए, जैसे ये ए और बी के साथ है, तो इस इनपुट को इग्नोर किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जब तक के $1.25 रिसीव नहीं हो जाते उस वक्त तक सोडा बॉटल जो है वो डिस्पेंस नहीं की जाएगी। और एक दफा $1.25 जो है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं, तो उसके बाद जितनी मर्जी अमाउंट यूजर एंटर करता रहे वो कंसिडर नहीं की जाएगी, मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब हम देखते हैं कि इस केस स्टडी को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से कैसे मॉडल किया जाता है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का आपको पता है कि 5 टपल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं, फिर हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं, इनिशियल स्टेट होती है और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन से हैं? $0, $0.25, 0.50, 0.75, $1, 1.25, 1.50, 1.75 और $2। ये हमारे पास टोटल सेट ऑफ स्टेट्स हैं। इसका मतलब है कि मशीन जो है जब उसका हम DFA बनाएंगे तो इनमें से वो किसी स्टेट के अंदर मौजूद होगी। फिर हमारे पास जो इसके इनपुट सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 0.25 और $1 और एक वर्ड है सिलेक्ट। 0.25 और $1, इसका क्या मतलब है कि यूजर जो टोकन एंटर करेगा या वो $0.25 एंटर कर सकता है या वो $1 एंटर कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल उसने 1.25 की मिनिमम अमाउंट जो है वो एंटर करनी है, तो एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि $0.25 जो है वो 5 टाइम्स एंटर करे, तो वो भी $1.25 बन जाएंगे, मिनिमम अमाउंट पूरी हो जाएगी और सोडा डिस्पेंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो $0.25 एंटर करे और उसके बाद $1 एंटर करे, अगेन 1.25 प्राइस जो है वो मीट होगी, अगेन सोडा डिस्पेंस हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमने ये एक सिलेक्ट का सिंबल है इसको भी इनपुट लिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब यूजर कोई अमाउंट एंटर करेगा उसके बाद वो सिलेक्ट का बटन दबाएगा। फॉर एग्जांपल उसने $1.25 एंटर कर दिए, अब उसने सिलेक्ट का बटन दबाया ताकि जो मशीन है उसको सोडा डिस्पेंस करे। अब ये सिलेक्ट का जो बटन प्रेस करना है ये बेसिकली यूजर की तरफ से इनपुट है। अब चूंकि ये यूजर की तरफ से इनपुट है तो इसको भी हमने इनपुट अल्फाबेट के तौर पर लिया है। ट्रांजिशन फंक्शन है, ये इससे मुराद ट्रेडिशनल ट्रांजिशन फंक्शन है कि एक मशीन जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो उसकी ट्रांजिशन हो रही है। फिर हमारे पास जो स्टार्ट स्टेट है वो कौन सी है? $0, यानी इनिशियली मशीन के पास कोई अमाउंट नहीं है। और हमारे पास जो फाइनल स्टेट्स हैं वो मल्टीपल होंगी। मल्टीपल क्यों होंगी? क्योंकि यूजर मल्टीपल पाथ से जो फाइनल स्टेट्स तक पहुंच सकता है।
और हमने एफ ए के अंदर डिफरेंट पाथ्स की अलग से फाइनल स्टेट्स बनाई हैं। मसलन एक फाइनल स्टेट जो है वो $0.25 5 टाइम्स एंटर करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं, और एक फाइनल स्टेट जो है वो आप 0.25 और $1 एंटर करके उस तक पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों को हमने अलग अलग मॉडल किया है। अब ये हमारे पास उसका DFA है। इसमें आप देखें कि ये जो ब्लू कलर में हमने स्टेट्स बनाई हैं ये हमारे पास फाइनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो इनिशियल स्टेट है हमारे पास वो ये है जिसको हमने 0 से मार्क की है। इसका मतलब है कि इनिशियली जो मशीन है हमारे पास उसके अंदर कोई टोकन नहीं है, उसकी इनिशियल स्टेट जो है वो $0 है। और ये जो सेल्फ लूप है इसको हमने क्या कहा था, इसको ये इग्नोर्ड इनपुट है। इसका क्या मतलब है कि जब मशीन इस स्टेट में है, यहाँ पे यूजर अगर सेलेक्ट का बटन प्रेस कर भी देता है तो इस इनपुट को इग्नोर किया जाए, और होना भी चाहिए क्योंकि यूजर ने अभी कोई अमाउंट एंटर नहीं की। अब मैं ये सपोज करता हूँ कि यूजर जो है वो $0.25 जो है वो 5 टाइम्स एंटर करता है, तो ये हमारे पास कितने बन गए 1.25। तो अब जो सोडा है वो डिस्पेंस होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे वो हमारे पास इस इनपुट से मशीन फाइनल स्टेट में पहुंचती है या नहीं पहुंचती। तो 0.25 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और इस पाथ के थ्रू हमारे पास फोर्थ टाइम, और यहाँ से 5 टाइम। तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट में हम आ गए हैं। अब यूजर यहाँ से इसके 1.25 हो चुके हैं। अब जितनी मर्जी और अमाउंट एंटर करता रहे, 0.25 करे, 1 करे, जितनी मर्जी अमाउंट एंटर करता रहे, ये चीज इग्नोर की जाएगी क्योंकि मिनिमम वो अमाउंट पूरी हो चुकी है, तो सोडा डिस्पेंस कर दिया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि यूजर जो है वो 0.25 एंटर करता है और फिर उसके बाद $1 एंटर करता है, तो क्या वो फाइनल स्टेट पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो 0.25 से वो यहाँ पे आ गया और $1 से यहाँ पे आ गया, अगेन आप यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंच के यूजर जब सिलेक्ट करेगा तो क्या होगा, वो सोडा डिस्पेंस कर दिया जाएगा और मशीन आपकी दोबारा से इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगी। मैं सपोज करता हूँ कि यूजर ने क्या किया, $0.25 एंटर किया और सिलेक्ट का बटन दबा दिया। तो $0.25 से क्या हुआ, आप यहाँ पे आए और सिलेक्ट के बटन से मशीन कुछ नहीं करेगी क्योंकि सेल्फ लूप है, हमने इसको ऑलरेडी मॉडल इस तरह किया हुआ है कि सेल्फ लूप को इग्नोर किया जाए। तो $0.25 के बाद यूजर अगर सिलेक्ट का बटन दबाता भी है तो मशीन कुछ नहीं करेगी। इसी तरह इन बिटवीन जब तक कि वो अमाउंट पूरी नहीं हो जाती, यूजर जितना मर्जी सिलेक्ट का बटन प्रेस करता रहे, मशीन उस इनपुट को इग्नोर करेगी और जो बॉटल्स हैं वो डिस्पेंस नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह हमने एक रियल लाइफ एप्लीकेशन को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से मॉडल किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो किस चीज की है, पैकमैन गेम की। अब पैकमैन गेम में हमारे पास सबसे पहले तो कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। इसमें हमारे पास पैकमैन होता है जिसने पैलेट्स को कंज्यूम करना होता है, और घोस्ट होती हैं जिसको अवॉइड करना होता है इसने। फिर इसमें हमारे पास कुछ पावर पैलेट्स होती हैं। जब भी कोई पैकमैन किसी पावर पैलेट को कंज्यूम कर लेता है तो वो घोस्ट को भी कंज्यूम कर सकता है, यानी उसको भी ईट कर सकता है। अदरवाइज इसने घोस्ट से अवॉइड करना होता है। और जब भी कोई घोस्ट जो है वो पैकमैन ईट कर लेता है तो वो घोस्ट जो है उसको रीजनरेट कर दिया जाता है, और जो उसकी ओरिजिनल बेस है वहां पे रिटर्न कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो घोस्ट थी ये इस पॉइंट के ऊपर जनरेट हुई थी। अब पैकमैन ने फॉर एग्जाम्पल इसको कंज्यूम कर लिया तो ये दोबारा इस स्टेट के ऊपर इसको रीजनरेट करवाया जाएगा। अब ये हमारे पास उसका एफ ए है, DFA। इसमें हमारे पास घोस्ट जो है उसके क्या क्या बिहेवियर्स हैं। एक तो वो हमारे पास जो मेज टेबल है उसके ऊपर रैंडमली वो मूव कर रही होती है, एक तो उसकी ये स्टेट होगी। दूसरा ये है कि उसने पैकमैन को चेज करना होता है जब वो उसकी लाइन ऑफ साइट के अंदर आ जाता है। फिर जब भी किसी पैकमैन ने कोई पावर पैलेट कंज्यूम कर लिया है तो अब घोस्ट क्या करेगी कि इसकी स्टेट क्या होगी कि ये उसको अवॉइड करेगी, उसके रास्ते में आने से उसके रास्ते में उसकी लाइन ऑफ साइट में नहीं आएगी। और फिर अगर किसी घोस्ट को पैकमैन ने कंज्यूम कर लिया है, ईट कर लिया है, तो उसको वो सेंट्रल बेस पे रिटर्न होगी, यानी जहां से वो जनरेट हुई थी ओरिजिनली, और उसको रीजनरेट करवाया जाएगा। अब ये हमारे पास उसका एक सिंपल एफ है। इसकी स्टार्ट स्टेट क्या है हमारे पास, कि कोई भी एक जो घोस्ट है हमारे पास वो टेबल के ऊपर रैंडमली वंडर कर रही है, रैंडमली मूव कर रही है। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो पैकमैन को स्पॉट करती है, यानी वो उसकी लाइन के अंदर आता है, तो वो पैकमैन को उसकी स्टेट क्या हो जाती है, वो पैकमैन को चेज कर रही होती है। अब ये उसकी स्टेट है कि एक घोस्ट थी, वो पहले रैंडमली मूव कर रही थी,
पैकमैन उसकी लाइन ऑफ साइट के अंदर आया तो उसने उसको चेज करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, यहां से अगर पैकमैन जो है उसने पावर पैलेटेट कर लिया तो फिर इसकी स्टेट क्या होगी, इस घोस्ट की, वो उसको अवॉइड करेगी, उसके रास्ते से हटने की कोशिश करेगी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, अब अगर पैकमैन की जो पैलेट है ये एक्सपायर हो जाती है तो ये दोबारा से जो घोस्ट है ये टेबल के ऊपर रैंडमली मूव करना शुरू कर देगी। और अगर ये इस स्टेट में जब ये अवॉइड कर रही है पैकमैन से, पैकमैन इसको कंज्यूम कर लेता है तो फिर इसकी स्टेट क्या होगी, रिटर्न टू बेस, यानी ये अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ आ जाएगी। और जैसे ही ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे या ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचेगी तो इसको रीजनरेट करवाया जाएगा और ये दोबारा रैंडमली मूव करना शुरू कर देगी। फिर ये कि जैसे ये पैकमैन को चेज करती है तो पैकमैन जो है वो उसकी लाइन ऑफ साइट से हट जाता है, तो इसका मतलब है क्या है कि इसने पैकमैन को लूज कर दिया और ये दोबारा से अपनी जो इसकी स्टेट है उसके अंदर रैंडमली मूव करना शुरू कर देगी। तो ये तमाम केस स्टडीज आपको बताने का मकसद ये था कि किस तरीके से फॉर्मल मेथड्स को यूज करते हुए हम अपनी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको मॉडल कर सकते हैं, उनकी स्टेट्स मॉडल कर सकते हैं, उनका बिहेवियर मॉडल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।